सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। समस्याएं और चुनौतियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। बड़ी दृढ़ता के साथ में, संकल्प के साथ में उनका मुकाबला करना चाहिए। आखिर उन चुनौतियों और उन समस्याओं का समाधान करके हम सफलता की मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प आप लोगों को लेना है। एक बार फिर से हमारे पॉलिटिकल एकेडमी परिवार में और हमारे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पॉलिटिकल साइंस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के एमसीक्यूज प्रश्नों की सीरीज में आज जो अगली कड़ी है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार। मूल अधिकार टॉपिक को ठीक से पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप में पढ़ने के बाद में आज हम इनके एमसीक्यूज प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल पर भी हम कुछ प्रश्नों को अभ्यर्थियों के प्रैक्टिस के लिए इसको लेकर आ रहे हैं। लगभग 150 प्रश्नों की चर्चा आज की इस कक्षा में हम लोग करेंगे। 2 कक्षाएं होगी। एक कक्षा में हम लगभग 70 से 75 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मूल अधिकारों के इन प्रश्नों की प्रकृति देखकर जान पाएंगे कि आजकल मूल अधिकार टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है। आप लोग इस कक्षा में विशेष रूप से देख पाएंगे कि संविधान की जो शब्दावली है, हूबहू जो शब्द जो संविधान की जो हम कहेंगे वो शब्दावली पूछी जाती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों में आप लोग ये भी जान पाएंगे कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जहां संविधान की हूबहू शब्दावली नहीं पूछकर उनके आसपास की चीजों को देकर रखा है, तो वो चीजें भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का पार्ट है, इसलिए संविधान के मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद आपको एक एक अनुच्छेद याद होना चाहिए। न केवल एक एक अनुच्छेद याद होना चाहिए, बल्कि उस अनुच्छेद के भीतर जो खंड है वो खंड भी आप लोगों को याद होना चाहिए। हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तब आप ये भी जान पाएंगे। इस प्रकार के वीडियो या इस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की प्रकृति को जाने और किसी टॉपिक को पढ़ते समय आपको खुद को कल्पना करनी है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के अनुसार अपनी तैयारी को करना है। तो आइए, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मूल अधिकार के टॉप एमसीक्यूज अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किन एग्जाम में प्रश्न आए ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न एक से अधिक एग्जाम में, कुछ प्रश्न तो 5-5, 6-6 एग्जाम में आ रखे हैं, लेकिन हमने एक ही एग्जाम का हवाला यहां पर दिया है। कक्षा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा कि यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता के लिए समर्पित हमारा पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं और आपको एक ऐसे मंच की जरूरत है, आपको एक ऐसे सारथी की जरूरत है जो केवल और केवल स्कूल व्याख्याता के लिए ही समर्पित है, ओनली फॉर एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट को लेकर हमारा मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी समर्पित है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसे सर्च करके उसमें जुड़ सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकल एकेडमी या टेलीग्राम चैनल ग्रुप के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8209744629 पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से अधिक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हमने ये तय किया है कि लगभग 5000 प्लस प्रश्न, एमसीक्यूज प्रश्न हम लोग वहां पर डेली डाल रहे हैं, जिससे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की प्रैक्टिस हो सके। साथ ही साथ कॉलेज व्याख्याता के लिए भी वो समानांतर उपयोगी है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आज की तारीख में, जिस दिन इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पर, लगभग 500 प्रश्न हम लोगों ने जो है उस पर डाल दिए हैं। आप यदि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में आएंगे तो आपको जो है 5 नंबर बैच मिलेगा, बैच नंबर 5 मिलेगा। उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो 3-in-1 बैच है। 3-in-1 का तात्पर्य है कि उसी में स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम है, उसी में 4000 प्लस एमसीक्यूज प्रश्न के वीडियो हल आप लोगों को मिलेंगे, उसी में कक्षा 11th और 12th की एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत महत्वपूर्ण है स्कूल व्याख्याता के दृष्टिकोण से, वो मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज जो हमने इसमें जोड़ दी है उसी एक ही बैच में, वो है
5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, यानी कि 100 प्रश्न के आपको 50 टेस्ट उसमें मिलेंगे, वो भी बिल्कुल उसी के अंतर्गत है। तो अब ये 3 in 1 नहीं, 4 in 1 हो चुका है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अभ्यर्थियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि उचित मंच उनको मिल सके। आप पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां पर बहुत सी डेमो क्लासेज है, उनको देख सकते हैं। हमारा कंटेंट भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने 2-4 मिनट आप लोगों के लिए हैं। आइए अब हम सीधे कक्षा में प्रवेश करते हैं और निरंतर एक ही लय और एक ही ताल में बिना आपका समय खराब किए हम इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का भरसक कोशिश करेंगे। आइए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह संविधान संशोधन 1979 में लागू हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में 31 में उल्लेखित था, साथ ही साथ आर्टिकल 90 यानी कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 में एफ स्मॉल एबीसीडी का एफ में जहां संपत्ति अधिग्रहण करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार था, इन दोनों को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति का जो अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 34 के तहत भारतीय संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय जोड़ा गया 4, और उस अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300 कैपिटल ए, क्योंकि 300 अनुच्छेद 300 पहले से था, एक नया जोड़ा गया तो कैपिटल ए। अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बनाया और यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसे संपत्ति ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार जो संपत्ति का पहले हमारा मौलिक अधिकार था, वो आज विधिक अधिकार बन चुका है। आइए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। पहला, भाग 3 से अनुच्छेद 19(1) च का मतलब अंग्रेजी में आप लोगों को हल करना है, छोटी एबीसीडी का एफ, तथा अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल ये बात सही है। इसे भाग 12 में अनुच्छेद 301 क का मतलब यहां पर कैपिटल ए है, के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया। कितनी बारीकी से आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे माइंड कितना सक्रिय होना चाहिए प्रश्नों को अटेंड करते समय, इस बात का आंसर ये 2021 के यूपीएससी, यूपीपीएससी, जीडीसी में आए हुए प्रश्न के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। इन प्रश्नों की प्रकृति के माध्यम से मैं आपको इन्हीं बातों से तो परिचित करवाना चाहता हूं कि प्रश्न हल करते समय यदि आपका थोड़ा सा ध्यान भंग हो गया, हम कहते हैं ना, यानी कि जैसे ही ध्यान हटता है दुर्घटना हो जाती है। तो दुर्घटना घटित नहीं हो, और ये एक तरह का दुर्घटना ही होती है कि हम आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि ठीक से हम लोगों उनको पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत ढंग से विकल्प को 2 बार पढ़ना जरूरी है। इसे संविधान के भाग 12 में अक्सर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि संविधान के भाग 12 देखते ही उनको लगता है कि हाँ, संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में विधिक अधिकार बनाया गया। बिल्कुल बात सही है, बनाया गया, लेकिन आगे देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। 300 एक्चुअली 301, मैं पूरा बोल रहा था 300, मैंने कहा 1। देखिए हम 30 देखते ही हमारा माइंड अपने आप इस प्रकार की बात को एडवांस में क्लिक कर देता कि हाँ 300A में इसको संपत्ति का अधिकार बनाया गया, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहां 301 है, न कि 300 है। 300A होता तो यह कथन भी सही हो जाता, लेकिन यह कथन गलत हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 300A में नहीं बल्कि अनुच्छेद 301 301A में नहीं बल्कि 300A में इसका उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर यह कथन आप लोगों का यहां क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कितनी बारीकी से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यह अब एक विधिक अधिकार मात्र बनकर रह गया, अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से यह कथन सही है, सी, ए और सी। कुल मिलाकर विकल्प 4 की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे। अगला प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईजन विवाद 1951 और बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का संबंध किससे है? आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इसी दिन भारत गणतंत्र बनता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ग्रहण किया था। जैसे भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के प्रावधान जैसे लागू हुए, 1951 में मद्रास जो हमारा राज्य है,
पहले मद्रास, जो मद्रास प्रांत था, इस मद्रास प्रांत में 1927 को एक सांप्रदायिक जियो यानी कि एक आदेश, सांप्रदायिक आदेश के तहत, सांप्रदायिक आदेश के तहत शिक्षण संस्थानों में जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। चूंकि हम कह सकते हैं एक तरह की प्रवर्त विधि है, संविधान के लागू होने से पहले की विधि थी। मद्रास में 1927 में एक सांप्रदायिक आदेश के तहत धर्म, जाति और वर्ग की जगह नस्ल हो जाएगा के आधार पर आरक्षण का प्रावधान था। संविधान जब लागू हुआ तब आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 1, 15(2) और 15(3) तक ही प्रावधान थे। मूल संविधान में अनुच्छेद 15(1), 15(2) और 15(3) के ही प्रावधान थे। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। वो 5 आधार भी आपको क्रम से याद रहने चाहिए: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, अनुच्छेद 15(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इन आधारों पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद इसके अलावा, अनुच्छेद 15(1) के अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2), जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लेखित शिक्षा और संस्कृति नामक जो अधिकार है, उसी अनुच्छेद के तहत शिक्षा और संस्कृति जो मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के लिए है, अनुच्छेद 29(2) यानी कि अनुच्छेद 29 के खंड 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षण संस्थानों में, विशेष रूप से राज्य से वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान हैं, राज्य से वित्त पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें प्रवेश देते समय 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 के खंड 2 में इस बात का उल्लेख है, और इसलिए मैं कहता हूं कि अनुच्छेदों के भीतर जो खंड है वो भी आप लोगों को अब याद रखने पड़ेंगे। अनुच्छेद 29(2) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य द्वारा पोषित और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देते समय निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहां पर जिन 4 आधारों का उल्लेख है वो है धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा। या इन 4 आधारों का उल्लेख है, इन 4 आधारों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इनका क्रम भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये जो मद्रास का जो सांप्रदायिक आदेश था, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर 1927 के सांप्रदायिक जियो के द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान था, 1951 में मद्रास की निवासी श्रीमती चंपकम दोरईजन एक ब्राह्मण लड़की थी और इसके अधिक अच्छे ग्रेड होने के बावजूद भी, अधिक अंक होने के बावजूद भी इस सांप्रदायिक आदेश के कारण जो आरक्षण प्राप्त था, जिसके तहत उसे कॉलेज में दाखिला प्राप्त नहीं हुआ, इस मामले को इसने मद्रास राज्य में चुनौती दी। इसलिए इसको चंपाकम दोरईजन बना मद्रास राज्य मामले के नाम से जाना जाता है। और उच्च न्यायालय ने चंपाकम के पक्ष में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29 का खंड जो 2 है उसका उल्लंघन है, उसका जो है उल्लंघन है सांप्रदायिक आदेश। तो इस प्रकार से चंपाकन के पक्ष में जब ये डिसीजन दिया जाता है तो मद्रास सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले में सुनवाई करते हुए इस सांप्रदायिक पंचायत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी संविधान सभा उस समय अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। संविधान सभा का मूल उद्देश्य था पिछड़े लोगों के हितों की सुरक्षा करना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करना। संविधान सभा को आभास हो गया कि हमसे कुछ कमियां रह गई। यही कारण था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 4 नामक धारा जोड़ी जाती, नया अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद 15 की धारा 4 जोड़ी जाती है और उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि अनुच्छेद 29(2) के होते हुए भी
क्योंकि अनुच्छेद 29 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) का अपवाद 15(4) है, 15(1) का भी 15(4) जो है अपवाद है। इसमें लिखा गया कि अनुच्छेद 29(2) की होते हुए भी राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15(4) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का क्या है, आधार है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 16(4) जो कि 103वें अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 15(6) जो कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर, बीईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग के लिए भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह था पूरा मामला। आइए अब इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यह मामला किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। यह सांस्कृतिक शब्द यहां पर आ गया है। सांस्कृतिक का यहां पर सांस्कृतिक एक्चुअली ऐसा है क्योंकि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, वो शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है। और शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 चंपाकम दोराईजान बना मद्रास राज्य मामले में यही तो हवाला दिया गया कि ये जो सांप्रदायिक जो आदेश है वो अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार से संबंधित है। हालांकि अनुच्छेद 15 में भी समानता की जो बात कर रखी है वो भी लगभग इसी के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के हो जाएगा 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, मैं जब ये टॉपिक बढ़ाया था तब भी कहा था कि अनुच्छेद 12 से 35 से न कि 14 से 32 से न कि 14 से 35 से बहुत ढंग से इन बातों को याद रखना है। और ये भारतीय संविधान के भाग कौन से है? 3 में इनका प्रावधान है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित करता है? आप लोग जानते हैं कि जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो अनुच्छेद 23 और 24 जो 2 प्रकार के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्तियों को मानव दुर्व्यापार, इसके साथ साथ इसी अनुच्छेद 23(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है बेगार। हालांकि 23 में तो बेगार शब्द का उल्लेख नहीं है, बेगार, साथ ही साथ बलात् श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी वर्जित की गई है। बलात् श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, यानी कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 23 के तहत। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया आपके अनुच्छेद 23। जबकि अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर रोक है। बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। उनको फैक्ट्री, कारखानों में या फिर खदानों में या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 24 में। किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा था? तो यह फैक्ट है सीधा सीधा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान के भाग 4 और 3 दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, स्वयं में एक मूल अधिकार है। स्वयं में मूल अधिकार होने के कारण सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करने से या इसके तहत सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। आप लोग परिचित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार और उत्प्रेक्षण। इनका क्रम भी आप लोगों को इसी प्रकार से याद रखना है। आर्टिकल 32 में, 32 के खंड 2 में इन 5 याचिकाओं का उल्लेख है। 5 याचिकाओं का क्या है? उल्लेख है। आइए, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? आप लोग जानते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 ये लागू होता है 1979 में। क्यों हटाया गया? उसका कारण था
कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया 24 अप्रैल 1973 में कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में इवन मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं है, चूंकि सरकार को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के सामने मौलिक अधिकार आड़े आ रहे थे, विशेष रूप से संपत्ति का अधिकार बाधा उत्पन्न कर रहा था। यही कारण था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका में लंबे समय तक विवाद चला। इस समस्या का समाधान करने के लिए जनता पार्टी की जब सरकार थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था उसे निरस्त कर दिया गया, समाप्त करते हुए इसको वैधिक अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार केवल अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? देखिए, मौलिक अधिकार में एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार में जब हम बात करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लगाकर 32 तक है, हालांकि मौलिक अधिकार के प्रावधान 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 से लगाकर 32 तक 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जिसमें नागरिक शब्द का उल्लेख है। नागरिक इसका मतलब वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वो आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखने, मैं अक्सर इसी प्रकार से लिखता हूं 15, 16, 14 छोड़ दीजिए, 14 छोड़ दीजिए, 15, 16। हम भी आप लोगों को पता छोटी कक्षाओं में थे तब जब कोई कॉपी डालते थे तो कहते हैं पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, तो पहला अनुच्छेद छोड़ दीजिए, 14 छोड़ दीजिए, 15, 16, 15, 16 और फिर बीचों बीच 19, बीचों बीच आपके 19 और अंत में 29 और 30, अंत में 29 और 30। आराम से आप लोगों को याद रहेंगे। ये जो 5 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें 6 धाराएं हैं। वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? इसमें 6 धाराएं, 6 खंड है, उसके बारे में हमने बात की। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, इसमें भी वर्तमान में कितने खंड है? 6 खंड है। अनुच्छेद 19(1) में आप लोग जानते हैं कि A, B, C, D, E, F, G तक वर्तमान में टोटल 6 स्वतंत्रता के अधिकार इसके अंतर्गत उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 में 2 धाराएं हैं, 2 खंड है। अनुच्छेद 30 में भी 2 खंड है। ये जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं से संबंधित है और अनुच्छेद 29 आप लोग जानते हैं, 29 और 30 शिक्षा और जो है सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार है। भारत में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार है। ये जो अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा बाकी जो मौलिक अधिकार है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर भारतीयों को भी प्राप्त है। और उसके लिए कौन से शब्द का उल्लेख है इन मौलिक अधिकारों में? व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। तो व्यक्ति में सब आ जाते हैं, भारतीय और गैर भारतीय। अब आराम से इस प्रश्न को आपको हल कर पाएंगे। प्रश्न क्या है? निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? चूंकि 4 विकल्प है और कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है और आप लोग जानते हैं कि केवल भारतीयों को और भारत में भी अल्पसंख्यकों को। अवसर की समानता का उल्लेख आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19(1) में है और यह केवल किसके पास है? भारतीयों के पास में है। लेकिन समानता का अधिकार, यह जो समानता के अधिकार की जो बात हो रही है वो अनुच्छेद 14 से संबंधित है, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत आएगी। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में आ जाता है तो ये तो स्वाभाविक रूप से, वैसे हम यदि बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा। लेकिन बेस्ट उत्तर, मैं अक्सर कहता हूं कि जो हमारे पास में मौजूद विकल्प है उसमें सर्वश्रेष्ठ उत्तर क्या हो सकता है? तो यहां स्वतंत्रता के अधिकार का हमें तात्पर्य 19(1) लेते हैं तब तो ये बाकी 20, 21, 22 तो सबको ही प्राप्त है। यहां भी समानता के अधिकार में 15 और 16 का अधिकार भी आता जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 14 भारतीयों के साथ विदेशों को भी प्राप्त है। तो श्रेष्ठतम उत्तर की यदि हम बात करते तो 3 होगा, समानता का अधिकार। अगला, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता है जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है?
आइए थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को कठोर किया गया, मौलिक अधिकारों को भी ज्यादा सुरक्षित किया गया और जनता मौलिक अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हुई। हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 12 के एनसीईआरटी के 46 वीडियो आपको मिलेंगे। ऐप में भी, पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में भी आपको 46 वीडियो मिलेंगे। 5 वीडियो उसकी रिवीजन कक्षाओं के भी है। अध्याय 6 स्वतंत्र भारत में राजनीति का आप लोग देखेंगे, जिसमें आपातकाल की पूरी चर्चाएं कर रखी है। इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के ऊपर जब आपातकाल लगाया गया अनुच्छेद 352 के तहत, पहले से 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के तहत बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू था और उसी के ऊपर 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया जाता, जो कि 26 जून से लागू होता है। और 27 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने आदेश के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल जो 18 महीना तक लागू रहा अनुच्छेद 352 के तहत, उसके तहत व्यापक स्तर पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में 11 हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया। हालांकि 11 हाईकोर्ट में उसके ऊपर विचार चल रहा था, क्योंकि हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। 11 अलग अलग हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। तब ये सुप्रीम कोर्ट के पास में हैबियस कॉर्पस एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला के नाम से जो मामला था 1975 का, वो सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेटी नाम हैबियस कॉर्पस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपातकाल के दौरान हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम तैयार नहीं है। इनकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे नागरिकों के लिए बंद कर दिए। जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, इंदिरा गांधी की सरकार पराजित होती है। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से पराजित होती है और उसका बेटा संजय गांधी अमेठी से पराजित होता है आपातकाल के कारण ही। 1977 में जो 6ठी लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जनता पार्टी की पहली बार गठबंधन की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार ने आते ही सबसे पहले आपातकालीन प्रावधानों को कठोर किया और मौलिक अधिकारों के हितों की सुरक्षा की। सबसे पहले तो अनुच्छेद 352 में जो यह आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, इस आंतरिक अशांति शब्द का लोप कर दिया गया और इसकी जगह लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता। आंतरिक अशांति के आधार पर आज की तारीख में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लगाया गया था ये। तो एक तो ये काम किया गया। दूसरा, चूंकि आपातकाल के दौरान व्यापक स्तर पर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, लोगों ने इस बात को महसूस किया कि अधिकार उनके लिए कितने कीमती है। जनता, नागरिक संगठन मौलिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुई। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, उसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर सीधा सा हो जाएगा आपके अनुच्छेद 20 और 21। कितने नजदीक के विकल्प है देखिए आप लोग। अनुच्छेद 20 और क्या आएगा, 21 आएगा। अनुच्छेद 20 अपराध के संदर्भ में, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 जो है जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, जिसे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? वो विदेशी है, इसलिए उसको कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं? आइए देखते हैं। व्यापार और व्यावसायिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) में है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, यहां जैसे स्वतंत्रता का उल्लेख आता है, या फिर मैं कह रहा हूं कि बेस्ट विकल्प हम लोगों को चयन करना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, यदि स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करते हैं तो वो तो आता है अनुच्छेद 19(1) में, लेकिन जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो वो आ जाता है अनुच्छेद 21 में। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 25 में। तो इस आधार पर हम अपने उस आधार पर करें कि 15, 16, 19, 29 और 30 बेस्ट विकल्प का यदि हम चयन करें तो ये तो अनुच्छेद 19 में आ गया, तो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये अनुच्छेद जो है 19(1) में आता है, तो ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। तो इस आधार पर ये प्रश्न डिलीट, हाँ बिल्कुल ये अनुच्छेद डिलीट नहीं,
ये भारतीय संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। अब देखिए उसमें से कौन सा अधिकार, ये वाला, इसका दावा नहीं कर सकता है वो, बाकी तीनों का दावा कर सकता है, क्योंकि तीनों भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। बहुत ढंग से इन प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता है। भारत में रह रहा ब्रिटिश नागरिक यानी कि विदेशी किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में उल्लेखित अधिकारों का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि केवल भारतीयों को प्राप्त है। देखिए प्रश्न चाहे सीधा पूछे चाहे उल्टा पूछे, ढंग से उसको समझने की आवश्यकता हम लोगों को है। अनुच्छेद 19 व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है, जबकि 14, 21 और 25 उन 5 में नहीं है। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा 1। मूल अधिकारों को परिवर्तित यानी लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? जिला न्यायालय? नहीं। केवल उच्चतम न्यायालय? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। या उच्च होगा, यह इसका उत्तर होगा। उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार में शामिल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट उसमें अपना निर्णय ले सकता है कि उसको जारी करनी है अथवा नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए अनुच्छेद, हम लोग अनुच्छेद की जब बात करते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में के लिए संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में, जो कि आपको जानते हैं कि अनुच्छेद 20 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 20 की 3 खंड है, 20(1), 20(2) और 20(3). ये 3 खंड है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 20(1) में इस बात का उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, उस समय के कानून के तहत सजा दी जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने के बाद, कोई भी कार्य किए जाने के बाद कानून बनाकर उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य के आधार पर उसको दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव से कानून लागू नहीं होगा। तो व्यक्ति जिस समय कार्य करता, जिस समय कोई काम करता है, उस समय यदि वो कार्य अपराध की श्रेणी में है तो उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसको उससे संबंधित दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में उसको अपराध बनाकर उसको दंड दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय के कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। उस समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद उस कानून को और कठोर करके और उसको सजा दे दी जाए। अनुच्छेद 20(2) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। और अनुच्छेद 20(3) में इस बात का उल्लेख है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी यानी कि गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन 3 बातों का उल्लेख अनुच्छेद 20(1), 2, 3 में है और ये तीनों आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होती। अब देखिए जरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, यह अनुच्छेद 20(2) में इस बात का उल्लेख है। लेकिन खंड नहीं पूछा है तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आ जाएगा। भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की? नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की? नहीं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों की जो है अनुमति देता है, नर जातीय अल्पसंख्यक की अनुमति नहीं देता है। हालांकि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 29 में भाषा और धर्म के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर जो है अलग से अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि, अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख आ जाएगा। 30 में भी उल्लेख है कि भाषा और लिपि, देखिए अनुच्छेद 29 में तो है कि अपनी लिपि, संस्कृति, लिपि, भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद 29(1) में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 30(1) में इस बात का उल्लेख है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी अलग से शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अनुच्छेद 30(2) में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी शिक्षण संस्थान को इस आधार पर
उनको अनुदान देते समय सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि भाषा और धर्म के आधार पर वो अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो कहीं नहीं है, लेकिन भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक माने जाते हैं, इनको मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो 14 से आएंगे। 14, 15, 16, 17 और 18। समानता का अधिकार, अवसर की विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये नंबर 1 का मौलिक अधिकार है। निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं? परमादेश। परमादेश को लैटिन या अंग्रेजी में मैंडेमस, यानी कि हम आदेश देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) में जिन 5 याचिकाओं का उल्लेख है, उसमें नंबर 2 पर कौन सी याचिका का उल्लेख है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में परमादेश का उल्लेख है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकारों में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान नहीं था। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, उसका कारण है कि हमने मौलिक अधिकार को लगभग 12 वीडियो में 12-13 घंटों में बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान बन गई होगी। हाँ, हमारे YouTube के मित्र जो इन वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने यदि मौलिक अधिकार ठीक से नहीं पढ़ रखे हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे थोड़ी स्पीड रखनी होगी क्योंकि बहुत से प्रश्न हल करवाने हैं। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आप लोग इस बात को जानते हैं कि मूल अधिकार में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख नहीं था। 86 अमेंडमेंट और उसके पीछे की भी एक कहानी है। वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान के लागू होने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और इस संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटचलैया। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट दी वर्ष 2002 में, 2 साल बाद में, वर्ष 2002 में। इसने बहुत से सुझाव दिए। इसमें से एक सुझाव यह भी था कि 18 वर्ष के बच्चों को, यानी कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वाजपेयी साहब की सरकार के दौरान ही 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 3 स्थानों पर परिवर्तन किया गया। सबसे पहले भाग 3 जिसमें मूल अधिकार है, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A 21A और क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अनुच्छेद 21A मूल अधिकार में। अनुच्छेद 45 जो कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के भाग नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान था। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित की जाती है। अनुच्छेद 45 में 86 अमेंडमेंट से पहले इस प्रकार की शब्दावली थी कि 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है राज्य करेगा। उस शब्दावली को परिवर्तन कर दिया क्योंकि 6 से 14 के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया। तो अब वर्तमान में इसमें प्रावधान है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। जबकि भारतीय संविधान का भाग 4A जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत, इसी जिसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय, इसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा जाता है कि अभिभावकों का भी यह दायित्व रहेगा, संरक्षकों का भी यह दायित्व रहेगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को वो विद्यालय भेजे, शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत अनुच्छेद 21A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है और उसके तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन में निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन कब करेंगे? जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा निलंबित नहीं किया जा सकता। और 44 अमेंडमेंट के बाद में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में है? बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। इसके भी 4 खंड है, 1, 2, 3
और 4, इसके भी 4 खंड है, 4 धाराएं इसके अंतर्गत भी। अनुच्छेद 18(1) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य शिक्षा यानी कि विद्या शब्द का उल्लेख है, हिंदी में यदि बात करें, राज्य विद्या व सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में उपाधि नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में जो है उपाधियां नहीं दी जा सकती है। इस बात का उल्लेख है 18(1) में। उसके बाद में 18(2) में है कि भारत का नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। यह 18(2) केवल भारतीय नागरिक से संबंधित है। इस बात का भी आप लोगों को पता रखना चाहिए कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। यहां कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो उपाधि प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 18(2) में केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। 18(3) में इस बात का उल्लेख है कि भारत का नागरिक नहीं, यानी कि भारत का नागरिक नहीं है, इसका मतलब है कि विदेशी, भारत का नागरिक नहीं यानी कि कोई भी विदेशी यदि भारत सरकार के अधीन लाभ व विश्वास के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति शब्द का उल्लेख है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विदेशी नागरिक है और भारत सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, राज्य का मतलब यहां देश ही है, लाभ व विश्वास के पद पर, लाभ व विश्वास का पद उसने भारत राज्य सरकार के अधीन ग्रहण कर रखा है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18(4) में न तो विदेशी नागरिक लिखा हुआ है न भारत के नागरिक लिखा हुआ है। इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ और विश्वास के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि और पद प्राप्त नहीं कर सकता है। इन 3 बातों का उल्लेख है 18 के खंड 4 में। प्रश्न क्या पूछा वो बात छोड़िए आप लोग, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 18(3) और 18(4) में लाभ और विश्वास के पद का उल्लेख है, इस बात का आप लोगों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 18, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त निर्बंधन शब्दों का उल्लेख किया गया? आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितनी? 6 स्वतंत्रताओं का, क्योंकि 44 अमेंडमेंट के तहत एक स्वतंत्रता कम कर दी गई। जबकि अनुच्छेद 19(2) से लगाकर अनुच्छेद 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं के ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन है, युक्ति युक्त प्रतिबंध है। इनकी इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया, असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(6) में पहले से ही युक्ति युक्त निर्बंधन जैसी शब्दावली का उल्लेख था। अनुच्छेद 19(2) जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है, जिसमें जो अनुच्छेद 19(a) के तहत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है, अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उससे संबंधित अनुच्छेद 19(2) के तहत इसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। इसमें बहुत से आधारों का उल्लेख जरूर है, लेकिन वहां युक्ति युक्त निर्बंधन जैसी शब्दावली नहीं थी। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त निर्बंधन जैसी शब्दावली का अंत स्थापित किया गया। आगे देखिए, निम्न में से समता के अधिकार से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो समता के अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत आता है 17 में, बंधुआ मजदूरी पर रोक आता है अनुच्छेद 23 में। आप खुद अंदाज लगा दीजिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, तो बंधुआ मजदूरी पर जो रोक है, हालांकि संविधान में कहीं पर भी बंधुआ मजदूरी जैसे शब्दावली का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 23 में 3 शब्दों का उल्लेख है: दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। ये 3 शब्द है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
तो इसी के अंतर्गत बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी भी इसी के अंतर्गत आती है, दास प्रथा है, सागड़ी प्रथा है, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आश्रय के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित माना गया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न मामलों में आश्रय के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत माना गया। अनुच्छेद 19(1) में जिन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, उन्हीं स्वतंत्रताओं में आश्रय के अधिकार को शामिल माना गया। ध्यान रखना, बहुत से अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में शामिल माना गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक यानी सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? एकदम इजीली है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का 4 जो है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है, और वर्तमान में बात करें तो 16(6) भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई? अनुच्छेद 19, और गहराई से पूछे तो अनुच्छेद 19(1). अब इनका आप लोगों को मिलान करना है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गोलकनाथ मामला जो कि 1967 से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के संदर्भ में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार के संदर्भ में अपनी बात कही थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो बी सी डी, बी 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 सी कहां है, सी डी और ई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, चौथे में ए आ रहा है ना, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए, गोलकनाथ बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। उसके बाद शमशेर सिंह डी, डी 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 कहां गया, ये रहा डी। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स सी, मिनर्वा मिल्स सी, और बिल्कुल ये वाला उत्तर होगा 2। सावधानी से हल करना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया गया है धर्म और भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को जो है परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार को इसके अंतर्गत माना गया है। स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय मौलिक अधिकार हमारे कितने थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि 1979 में लागू हुआ, उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान का भाग संघ क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार राज्य के कर्तव्यों को सीमित करते हैं। बिल्कुल बात सही है। मौलिक अधिकार हमें किसके विरुद्ध में प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के कार्यों को सीमित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए अनुदेश देते हैं, यह बात भी सही है। आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, यानी कि राज्य ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है कि राज्य को ये कार्य करने चाहिए, वो कार्य करने चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो पहला कथन एकदम सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल बात सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का सरकार लागू नहीं करने पर यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कि न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता या वाद योग्य नहीं है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। इस बात को बहुत ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यह आप तब समझ पाएंगे जब इस कहानी को आप लोग समझेंगे। 25 अमेंडमेंट 1971 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 31C।
और इसमें यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद बी और सी, अनुच्छेद 39 बी और सी, यानी कि अनुच्छेद 39 में जो बी और सी के जो प्रावधान है, इन्हें लागू करने के लिए इन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 बी और सी के प्रावधानों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर इन्हें वरीयता दी जा सकती है। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये बात सही है, अनुच्छेद 25वें संविधान संशोधन को एकदम वैध ठहराया गया। लेकिन सरकार का लालच रहा नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान कर दिया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर क्या दे दी गई, वरीयता दे दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो वरीयता दी गई इसको रद्द कर दिया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 31C में जो संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 39 बी और सी के स्थान पर नीति निर्देशक तत्व लिख दिए गए, अंत स्थापित किया, उस प्रावधान को रद्द कर दिया। आज की तारीख में अनुच्छेद 31C में इस बात का उल्लेख है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 बी और सी के प्रावधान को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, या मैं ये कह सकता हूं कि मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 39 बी और सी जो कि नीति निर्देशक तत्वों में है, इसको वरीयता दी गई है। अब आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत धीरे से पढ़िए। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद या सभी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, केवल नीति निर्देशक तत्व 39 बी और सी है। सभी नीति निर्देशक तत्वों को इसके ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती है। और डी, निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, तो विधान द्वारा लागू करना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो विधान द्वारा लागू करना कोई जरूरी नहीं है, तो यह भी गलत है और सी भी आपके क्या है, गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया, बिल्कुल किया गया, अनुच्छेद 32 इसका उदाहरण है। इसे सामान्य विधानमंडल की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, बिल्कुल अभिभावक है, संरक्षक है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय पर है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को ये 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। केवल अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में जिन अधिकारों का उल्लेख है केवल वही मौलिक अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 300A में उल्लेखित अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 325 और 326 में जो कि मतदाताओं से संबंधित है, रजिस्ट्रीकृत से संबंधित है, ये जो है आप लोगों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार वाणिज्य की समागम की जो स्वतंत्रता है वो आपके मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 265 जो कर से संबंधित है, ये भी मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है, वैधानिक विधिक अधिकार है। तो ये कथन गलत है। तो दो गलत हो गए, सही हो गया आपका ए और सी। तो उत्तर हो जाएगा ए और सी।